16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि यहाँ पर कह रहा है कि वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्चुअल जो हमें लेटर वाला शब्द दिया है, ठीक है, जो यहाँ पर वर्चुअल शब्द दिया है, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अपरिवर्तित और परिवर्तित। ठीक है, अपरिवर्तित और परिवर्तित। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्चुअल को लिख लेना, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार का आपको अपने पेज में, जहाँ पर आपको एग्जाम में ऐसा पेज में लिखा कोरा वाला, उस पर आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले ABCD में A आता है, तो हम यहाँ पर A को लिखेंगे। फिर A के बाद कौन आता है, ठीक है, सबसे पहले A आता है तो हमने A को इसके नीचे लिखा, इसके नीचे ही लिखना आपको। ठीक है, फिर A के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे A के बाद इनमें से तो I आएगा, तो हम I को लिखेंगे। I के बाद कौन आएगा, तो इनमें से I के बाद हमारे पास यहाँ पर L आ जाएगा, तो L को लिखेंगे। L के बाद इनमें से कौन आएगा, तो R आएगा, तो हम यहाँ पर R को लिखेंगे। R के बाद इनमें से कौन आएगा, तो आप कहोगे T आएगा, तो हम T को लिखेंगे। T के बाद इनमें से कौन आएगा, तो U आएगा, तो U को लिखेंगे, और लास्ट में V आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इनके आमने सामने होना चाहिए, अगर आमने सामने होगा तो वो अपरिवर्तित रहेगा, अगर आमने सामने नहीं होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिससे V हमारा पहले नंबर पे और यहाँ पर इसके सामने पहले नंबर पे A आया है, मतलब ये आपस में परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है, I और ये दोनों की दोनों आमने सामने, मतलब ये अपरिवर्तित है, ये परिवर्तन नहीं हुए। यहाँ पर भी ये 2 नंबर पे है और यहाँ पर भी ये 2 नंबर पे, मतलब इनका परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर R और यहाँ पर L इनका भी परिवर्तन हो गया है, T और R इनका भी परिवर्तन हो गया है, UT इनका भी परिवर्तन हो गया, AU इनका भी परिवर्तन हो गया, LV इनका भी परिवर्तन हो गया। बाकी का सभी का परिवर्तन हुआ, लेकिन एक इसका I का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कितने अपरिवर्तित है, तो आपको केवल की केवल एक अपरिवर्तित दिखाई दे रहे हैं, एक अपरिवर्तित दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर A वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जाता कि इसी प्रश्न में मैंने पूछा आपको कि यहाँ पर कितने परिवर्तित थे, तो आप कहोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर परिवर्तित है, बाकी एक अपरिवर्तित है। ठीक है, तो आप परिवर्तित में 6 बताते हैं, अपरिवर्तित में 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य है। परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और पोते पोतियां हैं। यहाँ पर ये है कि देखिए ABCDE और F ये है 6 सदस्य का एक परिवार है। ठीक है, इसमें माता पिता और बच्चे और पोते पोतियां भी है। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है, आगे प्रश्न को पढ़ के सोल्व करना है। ठीक है, ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब ब्लड रिलेशन के प्रश्न में आपको पता है कि कैसा कैसा प्रश्न बनता है, मैं हर टाइप का बता दूंगा। पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने बता चुका हूँ कि कैसा बनता है, बेसिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 सदस्य है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा हमने कि ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और पोते पोतियां हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या करा कि AC का पुत्र है, इतना पढ़ेंगे हम। यहाँ पर AC का पुत्र है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि जो A है, ठीक है, जो A है ये C का पुत्र है। अगर AC का पुत्र है तो C को कहाँ पर लिखेंगे, C यहाँ पर है। ठीक है, AC का पुत्र है, AC का पुत्र तो A को हम यहाँ पर लिखेंगे, C का पुत्र है तो C को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो A है, C का पुत्र है, तो इसको हम पुत्र है तो प्लस लगा लेते हैं। प्लस का मतलब ये है कि एक पुरुष है। ठीक है, मतलब ये मेल में आता है। तो C मतलब देखिए AC का पुत्र है, तो यहाँ पर AC का पुत्र दिख रहा है, तो यहाँ तक ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि AC का पुत्र है और E A की पुत्री है। जो E है ये A की पुत्री है, ई जो एक ही पुत्री है, तो ई जो एक ही पुत्री है तो ई को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ही पुत्री है तो यहाँ पर पुत्री बना के नीचे लिखा, क्योंकि ये पुत्री है मतलब एक ही पुत्री है तो हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये इसकी संतान है। फिर आगे पढ़िए, डी एफ की पुत्री है। जो डी है ये एफ की पुत्री है। अब डी एफ की पुत्री है तो यहाँ पर हम कहाँ पर लिखेंगे, तो ठीक है इसको छोड़ो, अभी इसको इतने वाले हिस्से को अभी छोड़ते हैं हम। ठीक है, आगे पढ़िए, जो ई की माता है। अब यहाँ पर हम देखिए डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है। ठीक है, अब हम पूरा पढ़ लेंगे। डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है, तो यहाँ पर ई की माता क्या कौन हो जाएगी, डी एफ की पुत्री है। ठीक है, डी क्या है, एफ की पुत्री है, जो क्या है, ई की माता है। ई की माता, इसका मतलब ये है कि डी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ पर डी को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर डी क्या है,
एप की पुत्री है तो ये पुत्री बना लेंगे, और एप कहाँ लिखा जाएगा, तो एप ऊपर लिखा जाएगा। एप कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, तो ये हमने एप को लिखा। अब एप की पुत्री डी दिखाई दे रही, डी एप की पुत्री है तो ठीक है, ये डी एप की पुत्री है। और जो ई की माता है, तो ई की माता है तो ये इसका अगर पिता है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तो ये दोनों माता पिता है, तो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे यहाँ तक ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ई की माता है तो ई की माता है, तो ये ई की माता है। अब आगे ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म माता पिता के पोते पोतियों का है, यानी माता पिता के पोते पोतियों का है। ठीक है, माता पिता के पोते पोतियों का है, कौन सा युग्म जो माता पिता के पोते पोतियों का है, ये हमें बताना। अब बी का तो हमें यहाँ पर कहा ही नहीं कि बी कौन है, इनका सदस्य है, लेकिन बी कौन है ये हमें कहा ही नहीं। ठीक है, प्रश्न में ही नहीं कहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म माता पिता के पोते पोतियों का है, पोते पोतियों का है। ठीक है, माता पिता के पोते पोतियों का है, तो आप कहोगे यहाँ पर सी, और अगर हम देखेंगे तो आप कहोगे ये क्या है, ई है, ई लड़की है, मतलब ई आप हो। ठीक है, ई आप खुद हो, और आपका ये कौन है, पिता, और पिता का यहाँ पर माता है कि कौन है ये नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर पोता पोती का रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, इनमें पोता पोतिया का रिश्ता बनेगा, थोड़ा सा समझना, इसमें क्या बनेगा, पोता पोतिया का रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर से देखेंगे ये इसकी माँ है, और माँ से यहाँ पर क्या है, इसकी माता या पिता है। क्या यहाँ पर ई और एप का पोते पोतियों का जम रहा है क्या, तो नहीं। पोते और पोती किसके कहलाते हैं, दादी के कहलाते हैं। ठीक है, किसके कहलाते हैं, तो पोते पोती हमारे यहाँ दादी में आ जाते हैं, किस में आते हैं, दादी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सी है ये या तो दादा होगी या दादी होगी, किसकी, ई की दादी या दादा होगी, तो ये जो हमारे पास है इनका, ये इसके पोते पोतियों का है। ठीक है, पोते पोतियों का ये वाला रिश्ता है, कौन है, सी और ई, ये दोनों पोते पोतियों का है। तो सी और ई ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर डी में दिया है। क्या आपको डी और ई पोते पोती में दिख रहा, तो नहीं, डी और ई तो यहाँ पर हमारे पास पुत्री और माता में है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ए और डी भी नहीं है, तो पति पत्नी में ए और एफ भी नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, तो ये पत्नी की माँ या पिता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो पोते पोतियों में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी मैंने टाइप करवा दी है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए, ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में करवाते ही रहूंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हमें कुछ से देखिए एग्जाम्पल दिया है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल दिया, मतलब जो चिन्ह है बीच में इनका अर्थ कह रहा है। जैसे हमें यहाँ पर इस वाली समीकरण को, जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया ना, इनको चेक करना है, और बी किस प्रकार इससे संबंधित है ये बताना। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ से सोल्व करते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन इससे में कभी गलती हो जाती है और एग्जाम में माइनस मार्किंग नंबर है, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ इसने क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ, जैसे जैसे यहाँ पर इन समूह को देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो सेम चिन्ह है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी डी ई का पिता हो जाएगा। जो डी है ये भी ई का पिता बना लेंगे हम। ठीक है, तो ये ई का पिता हो जाएगा, तो ई को हम नीचे लिखेंगे। अब डी क्या हो जाएगा, तो डी ई का पिता हो जाएगा, तो ई को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और ये पिता हो गया तो इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, और माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, तो माइनस का कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी ई सी का पति हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का पति है तो यहाँ पर ई सी का पति हो जाएगा। ई जो सी का पति हो जाएगा तो यहाँ पर बराबर में सी को इधर पत्नी बनाएंगे, और ये पति हो गया। ठीक है, तो ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे देखिए, यहाँ पर सी और ए का रिश्ता देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी सी ए की माता हो जाएगी। ए बी की माता है तो सी ए की माता हो जाएगी। ए बी की यहाँ पर माता है तो सेम तरीके से सी बी ए की माता हो जाएगी। सी जो ए की माता हो जाएगी तो ए कहाँ पर लिखेंगे, ए को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि सी जो ए की माता है। तो यहाँ तक भी ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, ए गुणे बी का अर्थ, मतलब यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए मतलब ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैं पॉइंट अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर इसने पलट दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करा देखिए, यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया। यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, वैसा कि वैसा इधर भी बता देते हैं कि जिससे यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बन हो जाएगी, तो यहाँ पर भी सी ए की बन हो जाएगी, ऐसा बता देते हैं। लेकिन नहीं, इसने अगर ये पलटा तो हम भी इसको पलटेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो हम भी क्या करेंगे, बी ए की बहन है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से बी ए की बहन इधर से करेंगे हम। ठीक है, इसने क्या करा, पलटा, तो हम भी यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, जनरली ए बी की बहन हो जाएगी, जैसे ए बी का पति है
है, तो यहाँ पर भी हमने ए बी का पति बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर पलट दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे बी ए की बहन है तो यहाँ पर भी इधर से हम उल्टा करेंगे, बी ए की बहन है तो बी जो ए की बहन है तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर जो बी है वो ए की बहन हो जाएगी। ठीक है, तो ये उल्टा हमने किया तो बी ए की बहन हो जाएगी, तो ये बी जो ए की बहन हमने ये बनाया। अगर आप इसको सीधा पढ़ते कि ए बी की बहन है तो फिर ये ए इस बी की बहन हो जाती है और ये बहन नहीं होती। ठीक है, और ये बहुत बड़ा रूल है। अब देखिए यहाँ पर ये ए है, ये इसकी संतान है और इसकी बहन है कि भाई, ये कंफर्म नहीं कहा कि लड़के की लड़का है, ये कंफर्म है ये लड़की है और इसकी बहन है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो यहाँ पर बी किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई से संबंधित है, बी किस प्रकार ई से संबंधित है, यानी यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि ई का बी क्या लगेगा। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया। ठीक है, ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये ई है और ये ई है और ई का यहाँ पर बी क्या लगेगा, तो ये दोनों पति पत्नी है और ये इनके संतान है, ये दोनों संतान है, तो ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये इसकी पुत्री लगेगी। क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करते तो आप कहोगे पुत्र या पुत्री बताते, फिर ऐसे में फिर प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पुत्री लगेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारे पास शुरू हुआ ये हमारा मैथमेटिकल प्रश्न है, यानी कि गणितीय संख्या का प्रश्न शुरू हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि गणितीय चिन्हों का निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनियम दिया, मतलब विनियम दिए गए समीकरण को सही यानी कि संतुलित कर देगा। मतलब ये है कि यहाँ जो हमें समीकरण दिए, इस समीकरण में हम कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल देंगे परस्पर कि यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 23 आ जाए। ठीक है, जो हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था वहाँ पर दूसरी टाइप का प्रश्न था, यानी प्लस और माइनस और भागित और गुणे को परस्पर बदलना था। यदि ए का अर्थ प्लस और बी का अर्थ माइनस है, ये वाले दो टाइप मैंने वहां पर करवा दिया था पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। अब ये जो वाला प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको दूसरी टाइप का प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने वैसे कल बता दिया था कि आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करने पर आपको यहाँ पर 23 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 23 मिलने के लिए हमें यहाँ पर अपनी ओर से चिन्हों को चेंज नहीं करना है दोस्तों, अपनी ओर से चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन से उठा के चेंज करना है। ऑप्शन से उठाओ आप, ए बी सी डी कहीं से भी उठा लो, आपको चेक करना है। आपको यहाँ पर सारे भी चेक करना पड़ सकता है अगर आपको नहीं मिला तो। ठीक है, तो हम ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन से उठाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाले ऑप्शन से उठाते, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस और गुणे को आपस में बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 56 लिखेंगे और भागित को वैसा ही लिखेंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। फिर 8 को भी वैसा ही लिखेंगे, माइनस को भी वैसा ही लिखेंगे, 14। उसके बाद क्या करेंगे, गुणे और प्लस को बदलना है, तो यहाँ पर गुणे की जगह हम प्लस लगाएंगे और 2। उसके बाद प्लस की जगह हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 12 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन से हमने ये चिन्ह चेंज किया, अब इस चिन्ह को चेंज कर लिया। अब ये समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 23 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ऑप्शन ए को हटा के हम ऑप्शन बी से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो आपको पता है 8 7 56 7 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में। ठीक है, उसके बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, 14 और प्लस 2 को भी वैसा ही उतार आएंगे और गुणा 12 को भी हम वैसा ही उतार लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस देखिए, यहाँ पर 14 वैसा ही रहेगा, प्लस उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 12 दूना 24। ठीक है, ये आपको इतना तो पता होगा, स्टेप बाय स्टेप। वैसे डायरेक्ट हम यहाँ पर भी सीधे कर सकते हैं 12 दूना 24, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड मास रूल पे हम कर रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस भी करेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर -7 बचेगा और प्लस का ऊपर से 24 उतरेगा। इनको सोल्व करेंगे तो 24 - 7 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हो गए 17। कितने हो जाएंगे, 17। लेकिन हमें कितना लाना था, 23 लाना था, तो 23 नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा ये प्रश्न सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी से हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि हमें प्लस और यहाँ पर माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण को वापस से सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। अब माइनस और प्लस को आपस में बदलना है, तो जहाँ पर माइनस का है वहाँ पर हमें प्लस का रखना है। फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या 14 और गुणा और 2 को, और जहाँ प्लस का है वहाँ पर माइनस का रकम क्या करेंगे और समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले इसका भाग देंगे तो आपको पता है 8 7 56 7 बार में, प्लस का उतारेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 डायरेक्ट किया और माइनस यहाँ पर 12। ठीक है, ये हमने कर लिया। इतना करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। 28 और 7 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 28 और 7 36 होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, अब 35 में क्या करेंगे, -12 करेंगे। तो 35 में से जब हम -12 करेंगे तो आप 5 में से 2 जाएंगे तो आपको पता कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने पर 23 आ चुका है। तो इस समीकरण में हम माइनस और प्लस को चेंज करेंगे तो 23 आ जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगी। और यहाँ पर भी 23 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आपको अपने ओर से ऑप्शन को चिन्ह को चेंज नहीं करना है, आपको ऑप्शन से उठा के चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें यही तरीका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे।
अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सेम टाइप का प्रश्न है और इसके आपको दो प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप गारंटी लिख के रख लो, ठीक है। एसएससी में तो 101% मिलेगा आपको। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही 8 और 6 को भी आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब दोस्तों मैंने आपको जो पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि वहां पर केवल आपको प्लस और माइनस और भागित और गुणे को बदलने पर समीकरण सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्रश्न बताया था, ठीक है। लेकिन ये टाइप चेंज है, आपको यहाँ पर चिन्ह को भी चेंज करना, साथ में आपको संख्या को भी चेंज करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे ताकि एग्जाम में कहीं भी टाइप आपको छूट ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस हम चिन्ह को चेंज कर लेंगे, ठीक है। वापस हम चिन्ह को भी चेंज करेंगे, साथ में संख्या को भी। जिससे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को भी आपस में बदलना है और चिन्ह को भी आपस में बदलना है। तो यहाँ पर जो 8 है उसकी जगह हम 6 लिखेंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और जहाँ पर 6 था वहाँ पर हम 8 लिखेंगे, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगला 10 लिख के क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर संख्या लाना है, ठीक है। तो आपको पता है बोर्ड मास रूल पे आप माइनस प्लस में कुछ भी कर लो, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 8 से कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे, 10 को उतारेंगे तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो 14 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन प्लस का आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न तो कुछ भी नहीं था, आसान था, बस हमें ये वाली चीज़ों पर ध्यान रखना था जो आपको ऊपर कहा था कि प्लस और माइनस को बदलना है और साथ में आपको 8 और 6 को भी बदलना है, तो ये बदलना था, ठीक है। इतना समझने के लिए भी यहाँ पर टाइप चेंज हो जाती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न, ठीक है। और इसके प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें mn रेखा दी है और mn रेखा से यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या लेटर दी है, तो इनकी प्रतिबिंब इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले उसी का प्रतिबिंब बनेगा जो दर्पण के पास होगा। mn रेखा की बात कर रहा है जो दर्पण की, जल में कैसा है, जल वाला भी आगे बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए सबसे पहले उसकी बनेगी जो पास होगा, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर W इसके पास है, रेखा के पास, तो W की बनेगी। अब W की बनेगी तो W पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, वैसी की वैसी बनेगी। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको क्या करना है, गलती निकालना, ऑप्शन में गलती निकाल के ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे को प्रतिबिंब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बनाना है, गलती देखना है। जैसे हमने यहाँ पर W को देखा, W पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा रहेगा। ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पर M की तरह दिख रहा है तो सीधे हटेगा। उसके बाद यहाँ पर भी M की तरह दिखा है तो दोनों ऑप्शन तो हम यूं ही हटा देंगे, हो ही नहीं सकता ऐसा, M बन ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ए को देखते हैं। अब ए का बनेगा तो ए को देख ले, तो ए कैसा बनेगा, तो आपको कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से ए बनेगा तो ए इस टाइप से देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में है। हम 7 का बनाते हैं। अब 7 का कैसा बनेगा, आपको 7 का कुछ इस टाइप से बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 का बन रहा है, 7 को छोड़ के 3 कैसे बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर भी गलती है, तो इसको भी हटा देंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जितना आप गलती निकालोगे उतना ही प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यह प्रश्न आपका जल दर्पण प्रतिबिंब का है, मतलब जल प्रतिबिंब का है, ठीक है। प्रश्न ने कहा कि नीचे दी गई आकृति के उस प्रतिबिंब, मतलब सही प्रतिबिंब का चयन, दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। अब दोस्तों mn का मतलब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर दाएं ओर ही ले जाना है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी कह देगा। आपको यहाँ पर अगर दाएं ओर कहेगा तो दाएं ओर ले जाना है, बाएं ओर तो बाएं ओर ले जाना है। हमें यहाँ पर दे रखा रेखा दी है, मतलब ये वाली जो रेखा दिख रही है, आपको पता है ये कौन सी रेखा है, आपको होगी ये हमारी जल प्रतिबिंब वाली रेखा और ये वाला हमारी साइड में दाएं वाली दर्पण वाली है, ठीक है। तो हमें जब ये वाली रेखा दी तो हमें यहाँ पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि हमें वापस से दर्पण प्रतिबिंब उस साइड ले जाना है। यानी आप ये मत करना कि अब 7 का ऐसा बनेगा फिर 5 का ऐसा बनेगा। अगर ऐसा देखोगे तो ऑप्शन में भी मिल जाएगा, बाई चांस से मिल भी जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बन ही नहीं सकता क्योंकि ये जल प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि उसी का बनेगा जो पास में। अब ये तो सभी पास में, तो सभी का बनेगा, लेकिन इनका कैसा बनेगा, ये mn रेखा नीचे की ओर है तो ये नीचे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है, मतलब पलट जाएंगे। आपने कभी तालाब या कुएं में कभी देखा होगा झांक कर, तो आपको जो पानी है उसकी सतह से आपको क्या दिखाई देता होगा, तो आप कहोगे हमारे पैर टच हुए रहते हमारे से और सिर नीचे की ओर दिखता है। तो इनका भी सिर सभी का नीचे की ओर दिखेगा, याद रखना, इनका भी सिर सभी का नीचे की ओर दिखेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में हमेशा सिर नीचे चले जाता है, वो पैर वहीं के वहीं टच हुए रहते हैं। तो सेम इनका भी वैसा की वैसा। अब देखिए
आर कैसा बनेगा तो आप कहोगे आर वैसा बनेगा, तो आप कहोगे आर कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे पहले 7 का नहीं बन सकता इधर से, तो ये वाली गलती है, तो इसको हम हटा देंगे। क्योंकि उसके बाद किसका बनेगा, टी का बनेगा। टी कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर टी सीधा की सीधा, तो ये हमने हटा दिया। गलती निकालो, आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वाई का बनेगा, तो वाई कैसा बनेगा, तो आप कहोगे वाई भी हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का वाई देखेंगे तो यहाँ पर तो देखिए जेड का बन रहा है। अब जेड का बन नहीं सकता, तो ये भी हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही ये निकलेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न भी आपका कौन सा है, तो ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सेम हमारा एमएन रेखा दी, मतलब इसको हमें तो अभी दाएं ओर ले जाना है, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो गलती निकालो, आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। गलती कैसे निकालेंगे, ये जो तीर का निशान है ये इस साइड होगा। ठीक है, किस साइड, इस साइड होगा। तो इतना हम देखते हैं कि इस साइड है भी कि नहीं है। आप कहोगे ये जो तीर का निशान है ये इधर आके इस साइड बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है इतना। ठीक है, ये तो नीचे की ओर चले गया, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर तो ये वाला निशान है, ये कैसे होगा ऊपर, ये तीर का निशान नीचे नहीं जा सकता ना, ये ऊपर चले गया तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर तीर का निशान होगा, ये तीर का निशान नीचे चले गया तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी गलती हो गई। और ये जो है इस साइड चले जाएगा और यहाँ पर ऐसा रहेगा, इस साइड जाएगा तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें गलती है, आपको पता है। इसको हम दाएं ओर ले जाएंगे तो ये तीर का निशान इस साइड घूम जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इसका पीडीएफ। वैसे मैंने पहले वाली क्लास का भी दे चुका हूं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये हमारा कौन सा है, तो ये प्रश्न हमारा देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। पेपर को काटना है, फोल्ड करना है, खोलना है, तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको पेपर काटना है, ये वो करना है, ऐसे इतनी कोई जरूरत नहीं है। आपने प्रतिबिंब पढ़ा जल, और ये अभी मैंने बताया कि दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दाएं बाएं वाला या ऊपर नीचे वाला अभी जस्ट बताया था। बस वैसा कि वैसा यहाँ पर भी आपको बनाना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये खुद कह रहा है कि ये जो हिस्सा है इतना सा हिस्सा है। ठीक है, इसको हमें रोटेट करना है। रोटेट करना है तो उस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो इसको अगर हम ऊपर से ऐसे रोटेट करके लाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है ये जो चिन्ह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा यहाँ पर बन जाएगा। ये जो चिन्ह है ऊपर जो त्रिभुज टाइप का दिख रहा है वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वैसा कि वैसा ये ऊपर चले जाएगा। और ये जो त्रिभुज वाला ये ऐसा कैसा यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। उसके बाद इसने कहा कि ये इतना हिस्सा बताया था। ठीक है, हमें इतना हिस्सा बताया था तो हमने इतने हिस्से को बना दिया। फिर इसने कहा कि पूरे हिस्से को आपको इस तरफ रोटेट करना है। तो अगर हम पूरे को रोटेट करेंगे तो ये चिन्ह सामने सामने दोनों की दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों की दोनों आमने सामने वाले हम ऑप्शन में देखिए गलती निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने नहीं है, तो यहाँ पर गलती है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी में आमने सामने है। उसके बाद आपको पता है ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये भी कैसा बनेगा, तो ये भी हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, इन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैसा बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो प्रभाव नहीं, ये खड़े हो चुके, तो खड़े तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन बी को हटाएंगे। इन दोनों में ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब त्रिभुज यहाँ पर इस टाइप का है। ठीक है, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, तो ये इधर आके कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और ये भी इधर आके कैसा हो जाएगा, तो आपको इधर आके ये भी कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होने वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला मैच हो रहा है, बी वाला, डी वाला। तो डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा ये सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन नॉन वर्बल में हमारा ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। और आकृति श्रृंखला के प्रश्न आपको 1 से 2 देखने को मिल जाते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं इस प्रश्न को। और जो मैं आकृतियां करवा रहा हूँ ये सब सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो देखिए सीजी पुलिस में तो आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी दिल्ली पुलिस में भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली पुलिस में आकृतियां यानी कि नॉर्मल वर्ब से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज के पैटर्न के हिसाब से सोल्व करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इस आकृति के पैटर्न को इधर से चेक करते हुए जाएंगे कि यहाँ पर एक एक आकृति में ये एक एक चिन्ह या कोई भी हो, जो भी प्रतीक हो, इनको कैसे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले को देख लेते हैं। उल्टा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पहले में देखा तो यहाँ पर है, दूसरे में जाएंगे तो आपको होगा वहीं पर रहा, तो वहीं पर रहा, ठीक है। फिर इससे तीसरे में जाएंगे तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है। फिर और अगले चौथे में जाएंगे तो वो वहीं पर रहा, उसी स्थान पर। आप कहोगे इन दोनों में ये वैसा की वैसा रहा, इन दोनों में मतलब तीसरे नंबर पे इसने चेंज करके वैसा की वैसा रहा। मतलब हर दो के बाद चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये चेंज कर देगा। अब चेंज कर देगा तो वापस वही स्थान पर तो आएगा नहीं, यानी यहाँ पर ये वही स्थान पर है तो वहाँ पर तो आएगा नहीं, और ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब बीच में आ सकता है, तो ठीक है, दोनों में बीच में है, तो ऑप्शन ए और बी तो हम ऐसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो उसी स्थान पर आना है नहीं, क्योंकि ये चेंज कर रहा है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर ए और बी को हटा दिया। अब दूसरे को चेक करके देखते हैं, क्योंकि दोनों में अभी ये बीच में है ही। अब दूसरे को अगर हम चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा चेक करने पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, आप कहोगे ये वाला है, ये जो हमारे पास चिन्ह दिख रहा है इसको लेते हैं हम, ये बीच में था, यहाँ से अगले में जाएंगे तो ये इस कोने पे आया, फिर अगले में यहाँ पर जाएंगे तो वैसा की वैसा रहा। मतलब देखिए, यहाँ से अगले में जाते इसने चेंज हुआ, फिर वैसा ही रहा। मतलब यहाँ पर वैसा ही रहा, तो अगले में क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पर था तो अगले में चेंज भी हो चुका है, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, ठीक है। कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, ये ऊपर चले गया। अब ऊपर जाने के बाद देखिए, जैसे एक बार यहाँ से आया और चेंज हुआ, चेंज होने के बाद वैसा ही रहा, तो यहाँ पर भी ये चेंज होने के बाद वैसा ही रहेगा अगले में, तो अगले में वैसा ही रहेगा, तो अगले में यहाँ पर वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा की वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नीचे तो आना ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी भी हटेगा, तो ये वाला वैसा की वैसा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है अभी हमारा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये भी बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, लेकिन मैं एक और चेक करके बता देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर ये हमें एज की तरह दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं, यहाँ पर था, दूसरी में देखेंगे तो ये बीच में आया, फिर आगे देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है, फिर आगे देखेंगे तो देखिए एक बार यहाँ से आया और चेंज हुआ, फिर चेंज होने के बाद फिर से चेंज हुआ, फिर ये वैसा की वैसा रहा। तो अभी या तो ये वैसा की वैसा रहा या फिर चेंज हो जाएगा वापस से, तो चेंज होना चाहिए। तो चेंज होने के बाद ये वहाँ के वहाँ थोड़ी ना आएगा, ये इस कोने पर चले गया, तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग में सन्निहित है। मतलब ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, x आकृति, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये सन्निहित वाला भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये भी मैं आपको इसलिए ऐड करके लाया हूँ, ठीक है। यानी कंप्लीट रीजनिंग, लगभग हम यहाँ पर जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो या स्टेट पुलिस हो, उन्हीं के यहाँ पर प्रश्न में ऐड कर रखा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ प्रश्न छूटेंगे वो मैं ऐड कर दूंगा, ज़्यादा आप घबराने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज हमारा ये दूसरा ही प्रैक्टिस सेट है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखना कि जो आकृति में x दी है, जो आकृति में यहाँ पर x दी है, आकृति किस विकल्प में हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये है कि ये सबसे पहले तो हमें ये त्रिभुज देखना है कि ये त्रिभुज ऐसा बनता हुआ हमें आकृति में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए त्रिभुज दिख रहा है कहीं, आप कहोगे हाँ हमें त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर त्रिभुज दिखा, लेकिन इसमें बीच में लाइन नहीं है, तो इसको हम पहले हटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज में एक बीच में लाइन भी है, तो ये हमने हटा दिया। यहाँ पर भी त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है, तो हम इसको भी पहले हटा देंगे, तू भी निकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीच में लाइन है, यहाँ पर भी बीच में लाइन है। अब त्रिभुज के बीच वाली लाइन से हमें यहाँ पर एक यहाँ पर वर्ग टाइप का, यानी कि ये जो वर्ग टाइप का दिख रहा है ये बनता हुआ दिखना चाहिए, ये जो वर्ग टाइप का बन रहा है। तो हाँ हमें देखिए यहाँ से इसमें ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इतना ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला, और ये बीच में लाइन भी है। यहाँ पर भी हमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पर बीच में हमें लाइन भी दी है, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी देखिए मैं सिखाने के लिए इतना धीरे करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं देखते ही करवा सकता हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, देखने का तरीका, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कचरा टाइप का मिलेगा वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। उसके बाद ये वाला जो गोल है ये आपको इधर उस वाले गोल में आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। देखिए पहले तो ये आपको ये तो वर्ग टाइप का दिख रहा है, तो वर्ग टाइप का भी यहाँ से आपको ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वर्ग टाइप का ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से भी बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो, ठीक है, ये जो गोल वाला है, गोल वाला यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इसमें जो गोल वाला है ये बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये बाहर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर गोल वाला है जो इसके त्रिभुज के अंदर से ही, आधे से अंदर ही है, यानी इसमें देखेंगे तो ये आधे से अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये आधे से अंदर दिख रहा है। तो जो एक सा आकृति इसकी तरह हमें कहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, ना कि हमारे पास यहाँ पर ए में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ी सी भी गलती अगर आप कर दोगे तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है।
है। तो इसीलिए पूरा प्रॉपर चेक करने की कोशिश करना, किसी ने ए भी सोच लिया होगा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर गलती भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती होना भी चाहिए। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न हमारा आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला है, यानी आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन सी संख्या होगी, मतलब सॉरी कौन सा विकल्प होगा, ये हमें बताना है। तो ये जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमें यहाँ पर आकृति का अध्ययन करना होगा कि आकृति आखिर कैसी है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें त्रिभुज टाइप दिख रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें ज़्यादा लाइन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइन का ही हिस्सा है। तो अगर इसमें हम त्रिभुज में देखेंगे तो आप कहोगे इसमें हमें केवल कितनी लाइन दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। फिर इस वाले में देखेंगे, इस वाले में यहाँ पर देखिए, इस वाले में देखेंगे तो आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही है, अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी त्रिभुज के अंदर की, तो 1 2 3 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 3 दिखाई है। इसमें देखेंगे तो इसमें अंदर कितनी दिखाई देते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें 1 है फिर 3 5, अगले में क्या होना चाहिए, तो 1 3 5, 1 3 5 मतलब विषम संख्या चल रही है, 1 3 5 7, तो अगली 7 यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 7 लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 लाइन होना चाहिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले पे। तो 7 लाइन, यानी देखिए ये वाली लाइन तो बनेगी, ऑप्शन इसको हटाओ, ये भी नहीं बनेगी, ये हटा दो, पहले ही तो निकल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बच्चा है ए और डी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 7 लाइन होना चाहिए, 7 लाइन गिनिए। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है, 10 वाली को नहीं लेना, हमें 7 वाली लेना है। तो 7 वाली हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है हमें ये बताना। वर्ग मतलब इस प्रकार का वर्ग होता है, ये वाला चारों भुजा समान होती है। ठीक है, ये वर्ग कितने हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक तरीका जान लीजिए, वर्ग आपको ऐसा मिलता है तो आपको कहोगे, देखिए जिससे वर्ग आपको अगर ऐसा मिलेगा तो आपको कहोगे सिंगल वर्ग है। अगर आपको इसमें वर्ग कुछ इस टाइप से मिलेगा तो आप कहोगे इसमें कितने वर्ग है, तो इसमें आप कहोगे कि हमारे पास 1 फिर 2, फिर आप कहोगे 2 से बनेगा क्या, तो 2 से भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि फिर हाँ हम यहाँ पर क्या बताएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ग दिख रहा है, एक तो पूरा सिंगल दिख रहा है और यदि अंदर भी एक एक बनते हुए दिख रहे हैं, तो आप इस टाइप का भी कहोगे। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपको इसी में ये वाली लाइन मिल जाए तो फिर आप क्या कहोगे, फिर कहोगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो इसमें तो 1 है और इसमें कितने 5 है। ठीक है, तो आप सीधे कह दोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँ आपको, कैसी ट्रिक देखिए, जैसे इस कॉलम में 1 लिखूँ, ये दूसरा कॉलम में तो 2, इधर भी एक कॉलम में 1 लिखूँ, इधर से 2, और इसको मैं आपस में गुणा करूँगी, इसे 2 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो 4 और 1 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 1, इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है 5, मतलब ऐसे भी हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंगल गिनने की जरूरत नहीं है, वर्ग कैसे गिनते, 1 1 फिर 4 4 फिर 9 9। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। ठीक है, जो बच जाती है उसे छोड़ भी देना है। वैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर जो आकृति इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसे ये अंदर आकृति अलग से बनी हुई मिल रही है। ठीक है, और ऐसी आकृति में आपको स्पष्ट रूप से कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये हमें यहाँ पर सिंगल दिख रही है स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर हम सीधे की सीधे 1 लिख लेते हैं। अब यह आकृति हमें सिंगल के अंदर पड़ी हुई दिख रही है, तो इसमें भी कितने हो रहे हैं, 5, मतलब 5 5 10 11, तो हमारे पास यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है। कॉलम में संख्या कैसे लिखना, तो यहाँ पर देखिए इधर से कॉलम हमारे पास 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, दूसरा कॉलम इधर से लिखेंगे तो 1, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, फिर आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का साथ 2 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएंगे। जो बचा उसे छोड़ दो। ठीक है, तो हमने बाहर जो बड़ी वाली आकृति उसमें ये वाले निकाले, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको कहोगे 8 हो जाएंगे। तो जो बाहर की बड़ी वाली थी उसमें 8 है और जो अंदर के छोटे छोटे उसमें टोटल 11 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 और 11 को आपस में जोड़ देंगे तो 11 8 कितने होते हैं, तो आपको कहोगे 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज गिनते हुए नहीं आता होगा तो मैं पहले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूँ, अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको वर्ग गिनना सिखाया है। ठीक है, वर्ग गिनना कैसे, ऐसे इस टाइप का। अब अगले जो प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा आपको मैं आयत कैसे काउंट करना। ठीक है, अब त्रिभुज में भी कई सारी टाइप है, वो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करते हुए जाऊंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में भी निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न है वो तो बनते ही बनते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी बनता है जैसे एफ है, फिर एफ से ये वाला, फिर यहाँ पर ई हो गया, ई के बाद फिर वापस से आपको ये वाला देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक चिन्ह मिलेगा और यहाँ पर आपको मान लो कोई
कोई भी सी हो गया। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं कथन निष्कर्ष के बाद। तो ये प्रश्न आपको मैं इतने आसान तरीके से सोल्व करवाऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिस सेट में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप हर प्रैक्टिस सेट को देखिए, मैं आपको ऐसे प्रश्न है, इसके बाद पूर्ण धारणाएं के जो प्रश्न होते हैं कथन निष्कर्ष के बाद आपको पता है कथन और धारणाएं वो भी मैं करवा दूंगा, अवधारणाएं भी करवा दूंगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सेट में ऐड करते हुए जाऊंगा। तो ये वाला भी आपको पता है पूछे जाते हैं और सीजी पुलिस में आपको ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, कथन की हमेशा सुनना है, ये मैं आपको बता रखा हूँ। यानी कि कथन हमारा पिता का समान है और निष्कर्ष उसका दुश्मन है, ठीक है। कथन हमारा पिता के समान है और निष्कर्ष उसका दुश्मन है। तो हम किसकी सुनेंगे? तो आप कहोगे हम हमारे पिता की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे? हम हमारे पिता की सुनेंगे, ठीक है। तो हमारा पिता क्या कह रहा है, मतलब कथन क्या कह रहा है? देखिए कथन कह रहा है कि सभी पंख, यानी मान लो ये जितने भी ये पंख है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा पंख, यहाँ पर मैं पूरा पंख नहीं लिखूंगा, बस मैं पी बना के समझा दूंगा कि पी का मतलब पंख, क्योंकि एग्जाम में उतना समय रहता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सभी पंख क्या है? सफेद है। जितने भी पंख है सभी की सभी क्या है? सफेद है। तो इनको हम सफ़ेद के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो सभी की सभी पंख सफ़ेद है, तो यहाँ पर मैं सफ़ेद के अंदर बना लेता हूँ। और ये जो एस बनाया हो ये सफ़ेद है, ठीक है, एस का मतलब सफ़ेद है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम दूसरे को पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो कथन हमें कह रहा है वो कह रहा है कि कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है, कोई भी सफ़ेद छड़ी नहीं है। छड़ी नहीं है मतलब छड़ी का मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, और छड़ी का हम अलग बनाएंगे क्योंकि कोई भी सफ़ेद छड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग बना लेंगे। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो आप कहोगे सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे, क्योंकि देखिए कथन में क्या कहा था कि सभी पंख सफ़ेद थे, तो जितने भी पंख है सभी के सभी सफ़ेद के अंदर है। कोई भी सफ़ेद पंख छड़ी नहीं है, तो ठीक है, ये सफ़ेद यहाँ पर छड़ी नहीं है, तो छड़ी का मतलब सी बाहर है, ठीक है। यहाँ तक इतना तो क्लियर होगा। फिर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ पंख छड़ी है। क्या यहाँ पर कुछ पंख छड़ी दिखाई दे रही है? जब पंख और छड़ी का हमें पहले ही कथन में कहा ही नहीं, यानी कि हमारे पिता ने तो जिक्र ही नहीं किया है कि पंख और छड़ी, तो हम यहाँ पर कैसे कहेंगे कि कुछ पंख छड़ी है? हम कैसे कहेंगे कि कुछ पंख छड़ी है, ठीक है, जबकि हमें कथन में कहा ही नहीं, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, उसके बारे में ना तो हम अच्छा बोल सकते हैं और ना ही हम बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। हम किसी के बारे में जानते ही नहीं, तो ना तो हम अच्छा बोलेंगे और ना ही हम बुरा बोलेंगे, दोनों ही नहीं बोलना है आपको। ऐसा नहीं कि नहीं जानते तो हो सकता है वो बेकार होगा, ऐसा नहीं, दोनों ही नहीं बोलना, ना अच्छा ना बुरा। तो हम यहाँ पर इसको गलत मानेंगे। ये कैसे कर सकता है कि कुछ पंख छड़ी है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी छड़ी सफ़ेद नहीं है, तो स्पष्ट रूप से हमें कथन में कहा था, यानी कि हमारे पिता ने जिक्र करा था कि कोई भी सफ़ेद छड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी छड़ी सफ़ेद नहीं है, इसने पहले हमें कह दिया था। और ये भी जो हमारा पिता का दुश्मन है ये भी कह रहा है कि कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है। ये भले शब्द को पलटा के कह रहा है, लेकिन वही कह रहा है कि कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है, ये हमारे पिता ने कहा था, कथन में कहा था। और ये कह रहा है कि कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है, तो ये तो सही कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है और हमारे पिता ने भी कहा कि कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है, तो ये सही कह रहा है, दूसरा वाला सही कह रहा है, ठीक है। इसने पहले वाले को तो झूठ बोला था, लेकिन दूसरे वाले को इसने सही कहा है, तो दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। तो ऑप्शन में देखिए निष्कर्ष केवल दूसरा कहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे, सॉरी 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न ये अपना वर्णमाला से है, ठीक है। सॉरी प्रश्न हमारा कौन सा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूहों अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उससे नहीं है? मतलब ये हमारा वर्गीकरण का, यानी कि हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। मतलब ओड बताना, आपको असंगत बताना है, भिन्न बताना है। 3 विकल्प आपको वैसे की वैसे मिलेगा, चौथा एक कोई भी एक अलग होगा, मतलब 4 में से एक अलग होगा, अलग कौन सा ये बताना। अब इसमें लेटर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो लेटर का मैं हर उसमें ऐड कर रहा हूँ। बाकी संख्या पूछती है, शब्द भी पूछता है, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं इसमें भी शायद ऐड है क्या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अब देखिए जिसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जैसे हम लेटर है तो मैंने कल वाले में बता दिया कि लेटर को कैसे चेक करना है, एक एक को करना है। जैसे डी के बाद डी जी आई कैसे लिखा है, ओ आर टी कैसे लिखा है, एफ आई के कैसे लिखा है, जे एम पी कैसे लिखा है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर डी से जी की ओर आएंगे, तो डी से जी आप कहोगे डी से जी, डी 4 पे ये 7 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। जी से आई की ओर जाएंगे, तो जी से आई 7 और 9, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर ओ से आर की ओर जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आर से टी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर एफ से आई की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आई से के की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? +2। फिर यहाँ पर जे से एम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। जे से एम +3, यहाँ पर कितना? +3।
फिर एम से पी, तो एम से पी मतलब इसमें भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा था आपको हो गया, इसमें भी +3 हुआ है। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा वो दिख गया होगा, किससे देखिए, इसमें क्या हुआ +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +3, यहाँ पर +3 हो रहा है, बाकी में +3 +2 +3 +2 +3 +2 तो हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पर +3 दोनों में हो गया है, तो ये इससे असंगत है, तीनों से ये हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो असंगत आपको ऐसे पहचानना, लेटर में, संख्या में हर तरीके होते मैं बता दूंगा। अब चलिए हम